हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जो है प्लेलिस्ट के ऊपर जा करके जो भी वीडियो आप लोगों को देखनी है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर से। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बाकी के चैनलों को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है पेपर कोड। पेपर कोड है हमारा 16152, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं AG 152। ठीक है, AG 152। और फिर उसके बाद आ जाता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर फिफ्थ। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेमेस्टर फिफ्थ। एग्जामिनेशन है 2023 का। ठीक है, एग्जामिनेशन 2023 है और जो सब्जेक्ट है हमारा वो हो जाएगा पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन ए। निर्देश दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए और बताया गया है। फिर सेक्शन ए खंड आ, जिसमें सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, each question carries 10 marks, long answer is required not exceeding 350 words। बताया गया है इसमें कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 350 शब्द है। ठीक है, 350 शब्दों में दीर्घोत्तर अपेक्षित है। फिर उसके बाद आप लोगों को सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैराइज 3 मार्क्स। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैराइज 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और उत्तर 150 शब्दों से अधिक ना हो। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन बी के जो भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है सेक्शन सी खंड सा, तो इसमें आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसमें बताया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैराइज 1 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। फिर इसमें जो है सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इनके जो है सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन इन नेशनल इकोनॉमी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बताया गया है कि राष्ट्रीय आय एवं मानव कल्याण में पोल्ट्री उत्पादन के योगदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण में पोल्ट्री मुर्गी पालन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र न केवल भोजन की कमी को दूर करता है बल्कि ग्रामीण विकास की रीढ़ भी है। फिर इसके प्रमुख योगदान का विवरण नीचे दिया गया है। फिर इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इसमें बताया गया है जीडीपी में हिस्सेदारी और रोजगार सृजन में और कृषि का पूरक होने में। तो सबसे पहला आ जाता है जीडीपी में हिस्सेदारी। इसमें कैसे है कि भारत विश्व के प्रमुख अंडा और मांस उत्पादनों में से एक है। पोल्ट्री क्षेत्र कृषि जीडीपी में लगभग 1% और पशुपालन जीडीपी के महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर उसके बाद आ जाता है रोजगार सृजन। इसमें बताया गया है कि यह क्षेत्र लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसमें ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों की भागीदारी सबसे अधिक है। फिर आ जाता है कृषि पूरक। इसमें बताया गया है कि पोल्ट्री उद्योग मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और जिससे किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर दाम मिलता है।
फिर बताया गया है मानव कल्याण में योगदान, ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें क्या बताया गया है, कुपोषण से लड़ाई। इसमें आ जाता है कि अंडे और चिकन कम लागत वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। इनमें आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन ए, B12 और खनिज पाए जाते हैं। फिर आ जाता है खाद्य सुरक्षा। बढ़ती जनसंख्या के लिए पोल्ट्री कम समय और कम जगह में भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। और फिर आ जाता है आय का स्रोत। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैकयार्ड पोल्ट्री परिवार के लिए नियमित दैनिक आय का जरिया है, जो उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। फिर बताया गया है लाभ, अन्य लाभ कौन से, प्राकृतिक खाद। इसमें आ जाता है कि मुर्गियों से प्राप्त कचरा मेनर नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो जैविक खाद के लिए वरदान है। औद्योगिक उपयोग, अंडों का उपयोग वैक्सीन निर्माण और सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। फिर इसके निष्कर्ष में आ जाता है कि संक्षेप में पोल्ट्री उत्पादन के न केवल भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन है, बल्कि यह देश की पोषण सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाई न्यूट्रिएंट, डिस्क्राइब विद नीट स्केच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन हैन। इसमें बताया गया है कि पोषण तत्व से आप क्या समझते हैं और मुर्गी के पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाकर विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने और ऊर्जा प्रदान करने, विकास करने और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल शामिल है। फिर उसके बाद आ जाता है मुर्गी का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हैन। इसमें बताया गया है कि मुर्गी का पाचन तंत्र अन्य स्तनधारियों से भिन्न होता है, और क्योंकि इनके दांत नहीं होते हैं, भोजन का पाचन चोंच से शुरू होकर निम्नलिखित अंगों के माध्यम से होता है। कौन से? चोंच, वीक माउथ। मुर्गी चोंच से दाना पकड़ती है। इसमें लार ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को गीला करती हैं। फिर ग्रसनी और ग्रास नली। इसमें बताया गया कि यह भोजन को गले से नीचे क्रोप तक लेकर जाती है। फिर आ जाता है क्रोप। इसमें बताया गया है कि यह ग्रास नली का एक फैला हुआ हिस्सा है जहां भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है और नरम बनाया जाता है। फिर आ जाता है प्रोवेंट्रिकुलर। ठीक, प्रोवेंट्रिकुलर। इसमें बताया गया है कि इसे सच्चा पेट कहते हैं। यहाँ पाचक एंजाइम और एसिड भोजन से में मिलता है। जिसमें बताया गया है कि गिजार्ड में आ जाता है, यह एक मजबूत मांसपेशियों वाला अंग है। यहाँ छोटे कंकड़ पत्थरों की मदद से भोजन को पीसा जाता है। फिर बताया गया छोटी आंत में बताया गया है कि यहाँ पोषक तत्वों का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। और सीका का कार्य होता है कि दो अंधी थैलियां जहां फाइबर का पाचन होता है। सीका होता है, क्या होता है? दो अंधी थैलियां जहां फाइबर का पाचन होता है। और बड़ी आंत और क्लोअका, लार्ज इंटेस्टिन एंड क्लोका, यहाँ पानी का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ क्लोका के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मुख्य अंगों का विवरण तालिका। इसमें आ जाता है क्रोप, मुख्य कार्य। और इसमें क्रोप में मुख्य कार्य में आ जाता है भोजन का भंडारण और नरम करना। फिर गिजार्ड में आ जाता है भोजन को यांत्रिक रूप से पीसना। फिर उसमें आ जाता है प्रोवेंटिकुलर, रासायनिक पाचन की शुरुआत। छोटी आंत, जिसमें आ जाता है पोषक तत्वों का सोखना। इसमें दोस्तों जो है मुर्गे का चित्र नहीं दिया गया है, जिस चित्र को आप लोग जो है बाहर से देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मुर्गी पालन हेतु विभिन्न आवास पद्धतियों का उनके फायदे के व नुकसान के साथ व्याख्या कीजिए। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मुर्गी पालन में आवास प्रबंधन पक्षियों के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य रूप से 4 प्रकार की आवास पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कौन सी? पहली आ जाती है स्वतंत्र विचरण प्रणाली। स्वतंत्र विचरण प्रणाली, इसमें क्या बताया गया है कि यह सबसे पुरानी पद्धति है। यह सबसे पुरानी पद्धति है जहां मुर्गियां दिन भर बाहर खुले मैदान में चुगती हैं, मैदान में चरती हैं या चुगती हैं, और रात को साधारण बाड़े में आ जाती हैं, बाड़े में रहती हैं। ठीक है, साधारण बाड़े में जो है रहती हैं या आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें फायदा। आवास लागत न्यूनतम, मुर्गियों को प्राकृतिक भोजन कीड़े मकोड़े मिलता है, व्यायाम के कारण पक्षी स्वस्थ रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नुकसान। नुकसान में आ जाता है शिकारियों का डर, बीमारियों का अधिक प्रसार और अंडे ढूंढने में कठिनाई। फिर आ जाता है अर्ध गहन प्रणाली। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें मुर्गियों के लिए एक निश्चित घेरा रन होता है, एक छोटा ढका हुआ घर होता है, जिसमें आ जाता है पक्षियों पर नियंत्रण बेहतर होता है और शिकारी जानवरों से सुरक्षा मिलती है। फिर नुकसान में आ जाता है बाड़े की सफाई और रख रखाव में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आ जाती है गहरी बिछावन प्रणाली, डीप लिटर सिस्टम। इसमें बताया गया है कि पक्षियों को एक हाल में रखा जाता है, जिसके फर्श पर भूसा या लकड़ी का बुरादा बिछाया जाता है। फिर बताया गया है कि फायदे मुर्गियां सुरक्षित रहती हैं, प्रबंधन आसान है, और पुरानी बिछावन का उपयोग उत्तम खाद के रूप में किया जा सकता है। फिर नुकसान में बताया गया है कि बिछावन के गीले होने पर अमोनिया गैस और संक्रमण जैसे कॉक्सीडियोसिस का खतरा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पिंजरा प्रणाली। इसमें क्या बताया गया है कि सेज या बैटरी सिस्टम। इसमें बताया गया है कि यह व्यावसायिक स्तर पर सबसे लोकप्रिय है, जहां मुर्गियों को लोहे के तार से बने पिंजरे में रखा जाता है, और फायदा है इसमें कि कम जगह में अधिक मुर्गियां, अंडों की स्वच्छता, भोजन और पानी की कम बर्बादी तथा बीमारियों की पहचान आसान हो जाती है। फिर उसके बाद नुकसान में बताया गया है कि प्रारंभिक लागत, कैपिटल कॉस्ट अधिक होती है, और मुर्गियों को चलने फिरने की आज़ादी नहीं मिलती है। फिर निष्कर्ष में आ जाता है छोटे स्तर पर गहरी बिछावन और बड़े व्यावसायिक स्तर पर पिंजरा प्रणाली सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बताया गया है कि नस्ल से आप क्या समझते हैं, और मुर्गी नस्लों का वर्गीकरण तथा हाइट लेग हॉर्न नस्ल का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि नस्ल ब्रीड पशुपालन और अनुवांशिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपके प्रश्नों का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसमें आ जाता है नस्ल का अर्थ। नस्ल का अर्थ है कि पशुओं या पक्षियों का वह समूह जो जोशमान पूर्वजों से संबंधित हो, और जिनके बाहरी लक्षण जैसे रंग, रूप, आकार, शारीरिक बनावट और उपयोगिता एक जैसे हों, उन्हें नस्ल कहा जाता है। एक नस्ल के जीवों के गुण उनकी अगली पीढ़ी में भी बने रहते हैं। फिर मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण। इसमें आ जाता है मुर्गियों को मुख्य रूप से उनकी उपयोगिता के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें आ जाता है उपयोगिता के आधार पर अंडा उत्पादन जैसे व्हाइट लेगहॉर्न, मांस उत्पादन जैसे कॉर्निश असील, और द्विप्रयोजनी जिसमें आ जाता है जो अंडे और मांस दोनों दे जैसे रोड आइलैंड रेड। फिर मनोरंजन लड़ाकू जैसे असील। फिर उसके बाद आ जाता है उत्पादन क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर। इसमें बताया गया अमेरिकन और जैसे पिया माउथ रॉक, और इंग्लिश जैसे ससेक्स। फिर इसमें आ जाता है एशियाटिक, जिसमें आ जाता है ब्रह्मा, और मेडिटेरेनियम इसमें आ जाता है भूमध्य सागरीय जैसे व्हाइट लेगहॉर्न। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाइट लेगहॉर्न का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाइट लेगहॉर्न का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि यह दुनिया भर में सबसे अधिक पाली जाने वाली अंडा उत्पादन नस्ल है। फिर इसमें बताया गया है कि उत्पत्ति इटली में हुई थी, लेकिन इसका सुधार अमेरिका में किया गया
है यह मेडिटेरेनियन वर्ग की नस्ल है। और शारीरिक विशेषताएं इसकी क्या हो जाती हैं कि इनका शरीर गूथे हुए सफेद पंखों से ढका होता है और इनकी कलगी कम्ब एकल सिंगल और लाल रंग की होती है। फिर इनकी चोंच और पैर पीले रंग के होते हैं और ये वजन में हल्की होती है। नर का भार 2.7 केजी होता है और मादा का भाग 2 केजी होता है। उत्पादकता में बताया गया है कि यह नस्ल सालाना लगभग 280 से 300 अंडे देने की क्षमता रखती है। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें कि इसका अंडा आकार में बड़ा और गुणवत्ता पूर्ण होता है। फिर उसके बाद इसकी विशेषता बताई गई है। विशेषता में आ जाता है कि ये मुर्गियां जल्दी वयस्क हो जाती हैं और कम दाना खाकर अधिक उत्पादन देती हैं, जो इन्हें व्यापारिक दृष्टि से सबसे किफायती बनाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियों हेतु आहार व्यवस्था एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए, जिसमें आ जाता है लेयर मुर्गियों अंडा देने वाली मुर्गियों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक आहार और उचित प्रबंधन अनिवार्य है। इसे मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कौन सी 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? जिसमें आ जाता है आहार व्यवस्था में आ जाता है लेयर पक्षियों को उनकी आयु के अनुसार संतुलित पोषण दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टार्टर राशन 0 से 8 सप्ताह। इसमें लगभग 20 से 22 प्रोटीन होता है जो चूजों की तीव्र वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है। फिर बताया गया है कि ग्रोवर राशन 9 से 18 सप्ताह। इसमें प्रोटीन घटाकर 15 से 16% कर दिया जाता है ताकि पक्षी का वजन संतुलित रहे और वह समय से पहले अंडा देना शुरू ना करे। फिर लेयर राशन में बताया गया है कि 18 सप्ताह के बाद इसमें 16 से 18% प्रोटीन और कैल्शियम 3 से 4% की उच्च मात्रा होती है जो मजबूत अंडा के छिलके बनाने के लिए जरूरी है। फिर बताया गया है कि पानी में बताया गया है कि स्वच्छ और ताजा पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। एक लेयर मुर्गी दाने की तुलना में लगभग 2 गुना पानी पीती है। फिर बताया गया है कि प्रबंधन पद्धतियां, इसमें क्या आ जाता है कि प्रकाश व्यवस्था, तापमान और वेंटिलेशन, बिछावन और स्वास्थ्य एवं टीकाकरण। फिर आ जाता है छटनी, कलिंग। फिर इसमें सबसे पहला बताया गया है कि प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग। इसमें आ जाता है कि अंडा उत्पादन के लिए प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह हार्मोनल सक्रियता बढ़ाकर अंडा उत्पादन में वृद्धि करता है। फिर बताया गया है कि तापमान और वेंटिलेशन। इसमें बताया गया है कि मुर्गी घर का तापमान 18 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच आदर्श माना जाता है और अमोनिया गैस बाहर निकलने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है। फिर बताया गया है कि बिछावन में क्या बताया गया है कि फर्श पर बिछाई गई लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी सूखी होनी चाहिए। गीली बिछावन से बीमारियां जैसे कॉक्सीडियोसिस फैल सकती है। फिर बताया गया कि स्वास्थ्य एवं टीकाकरण। इसमें क्या बताया गया कि रानीखेत, गम्बोरो और बताया गया है कि फाउल पॉक्स जैसे रोगों के लिए समय पर टीकाकरण और नियमित अंतराल पर डीवर्मिंग पेट के कीड़े निकालना आवश्यक होता है। फिर बताया गया है कि छटनी में बताया गया है कि जो मुर्गियां अंडा नहीं दे रही हों या बीमार हों उन्हें झुंड से अलग कर देना चाहिए ताकि दाने की बर्बादी कम हो। फिर बताया गया है कि निष्कर्ष में बताया गया है कि यदि आहार में कैल्शियम की मात्रा सही हो और प्रकाश का उचित प्रबंधन किया जाए तो लेयर फार्मिंग एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय बन जाता है। फिर बताया गया है सेक्शन बी में बताया गया है, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि चूजों को सेने में देखभाल एवं प्रबंधन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि चूजों के सफल पालन के लिए
ब्रूडिंग ब्रूडिंग यानी प्रारंभिक देखभाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जन्म से लेकर 4 से 6 सप्ताह तक की अवधि में चूजों को कृत्रिम गर्मी और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर बताया गया मुख्य प्रबंधन बिंदु। इसमें क्या बताया गया कि तापमान नियंत्रण। इसमें आ जाता है कि चूजों के लिए उचित तापमान आवश्यक है। पहले सप्ताह में तापमान लगभग 95 फ़ारेनहाइट या 35 सेल्सियस होना चाहिए, जिसे हर सप्ताह 5 फ़ारेनहाइट कम करते रहना चाहिए। फिर बताया गया बिछावन में कि फर्श पर 2 से 3 इंच मोटी लकड़ी का बुरादा या धान की भूसी बिछाएं। यह सूखा और साफ होना चाहिए ताकि नमी और बीमारी ना फैल सके। फिर आहार और पानी में बताया गया कि चूजों को पहले चिक स्टार्टर फीड दें और पानी के बर्तन साफ हों और उनमें हमेशा ताज़ा पानी उपलब्ध रहे। शुरुआती घंटों में पानी में ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाना फायदेमंद होता है। फिर बताया गया है कि स्वास्थ्य और रोशनी। इसमें क्या बताया गया है कि प्रति चूजा पर्याप्त स्थान लगभग 0.5 से 1 वर्ग फुट दें। रात में उचित रोशनी की व्यवस्था करें ताकि वे फीड खा सकें। और स्वास्थ्य सुरक्षा में बताया गया है कि चूजों को रानीखेत और गंभोरो जैसे बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण वैक्सीनेशन कराएं। फिर बताया गया है कि मुर्गियों में न्यूकैसल रोग के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। न्यूकैसल रोग, तो इसमें क्या बताया गया है कि न्यूकैसल रोग, जैसे भारत में रानीखेत रोग के नाम से भी जाना जाता है, मुर्गियों का एक अत्यंत संक्रामक और घातक वायरल रोग है। मुख्य बिंदु में आ जाता है कारक। यह पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है और लक्षण में आ जाता है सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट। फिर आ जाता है पतले हरे रंग के दस्त, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, गर्दन का मुड़ना या लार्वा। फिर अंडों के उत्पादन में अचानक भारी गिरावट। फिर आ जाता है प्रसार में कि यह दूषित दाने, पानी और हवा के जरिए तेजी से फैलता है। और बचाव और उपचार में बताया गया है कि इस वायरस का कोई निश्चित इलाज नहीं है, इसलिए टीकाकरण वैक्सीनेशन ही एकमात्र प्रभावी बचाव है। बीमार पक्षियों को तुरंत झुंड से अलग कर देना चाहिए। यह रोग कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग में भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है क्योंकि इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। फिर बताया गया कुक्कुट पक्षियों में परजीवियों से बचाव एवं देखभाल प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। फिर इसमें आ जाता है कुक्कुट पक्षियों पोल्ट्री को आंतरिक जैसे कीड़े और बाहरी जैसे जो पिस्सू परजीवियों से बचाना उनके बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए अनिवार्य है। फिर बताया गया बचाव एवं प्रबंधन। इसमें आ जाता है स्वच्छता में बताया गया है कि बाड़े और बिछावन लिटर को हमेशा सूखा और साफ रखें। गीलापन परजीवियों को जन्म देता है। और नियमित डिवार्मिंग में बताया गया है कि पशु चिकित्सक की सलाह पर पक्षियों को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवाएं दें। फिर आ जाता है बाहरी परजीवी नियंत्रण। इसमें आ जाता है जूं और पिस्सू से बचाव के लिए अनुमोदित कीटनाशक पोल्ट्री या स्प्रे का प्रयोग करें। फिर आ जाता है डस्ट बाथ धूल स्नान की व्यवस्था प्राकृतिक बचाव में मदद करती है। फिर बायो सिक्योरिटी में आ जाता है जंगली पक्षियों और चूहों का प्रवेश रोकें क्योंकि ये संक्रमण फैलाते हैं। नए पक्षियों को झुंड में मिलाने से पहले अलग क्वारंटीन रखें। फिर उसके बाद आ जाता है संतुलित आहार। इसमें बताया गया कि विटामिन और खनिज से भरपूर आहार पक्षियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फिर आ जाता है कि नियमित और समय पर उपचार की ही परजीवियों के प्रकोप को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिर आ जाता है मुर्गी के प्रजनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मुर्गी का प्रजनन तंत्र अन्य स्तनधारियों से भिन्न है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से केवल बायां हिस्सा विकसित और सक्रिय होता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। अंडाशय ओवरी, यह बाएं गुर्दे के पास स्थित होता है। इसमें हजारों छोटे डिंब होते हैं जो अंगूर और गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। यहीं पर अंडे की जर्दी यॉल्क का निर्माण होता है। फिर आ जाता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में बताया गया है कि यह एक लंबी नली होती है जहां अंडा पूरी तरह तैयार होता है। इसके प्रमुख भाग हैं जिसमें आ जाता है इनफंडीबुलम, यह निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। फिर
मैग्नम, इसमें बताया गया कि यह अंडे की सफेदी बनाती है। फिर स्थम्स, इसमें बताया गया कि यहाँ अंडे की झिल्लियां तैयार होती है। यूटेरस ग्लैंड, इसमें बताया गया है कि यहाँ अंडे का कठोर कवच सेल बनता है। फिर बताया गया है कि वेजिना एंड क्लोका, इसमें बताया गया है कि यहाँ से अंडा शरीर से बाहर आता है। फिर बताया गया है कि एक पूर्ण अंडा बनाने में लगभग 24 से 26 घंटे लगता है। फिर उसके बाद आ जाता है 5वां क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है, बताया गया है या पूछा गया है कि मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का चित्रण कीजिए। तो ये रहा आपका जो है मुर्गी का आंतरिक संरचना का चित्रण। ये जो है आप लोग इस चित्र को आप गूगल से सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें दूसरी भाषा में हमें लग रहा है लिखा हुआ है, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हैचिंग में अंडों का चयन एक एवं उनकी देखभाल के बारे में जो है वर्णन कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य चूजों के उत्पादन के लिए हैचिंग है तो सही अंडों का चुनाव और उनकी देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर बताया गया है कि अंडों का चयन सिलेक्शन, इसमें बताया गया है आकार और वजन। इसमें आ जाता है कि अंडा न बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो, मध्यम आकार 55 से 60 ग्राम के अंडे सर्वोत्तम होते हैं। फिर बताया गया आकृति में बताया गया है कि अंडा उचित आकार का अंडाकार होना चाहिए। ठीक है, अंडा उचित अंडाकार होना चाहिए, गोल, लंबे या टेढ़े मेढ़े अंडों का चुनाव ना करें। फिर आ जाता है कवच की गुणवत्ता, अंडे का छिलका मजबूत और चिकना होना चाहिए, दरार वाले अंडों का उपयोग ना करें। फिर आ जाता है स्वच्छता, इसमें बताया गया है कि केवल साफ अंडों का चयन करें और गंदे अंडों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। फिर बताया गया है कि अंडा की देखभाल कि कैर उसकी कैसे करें। इसमें बताया गया है कि संग्रहण स्टोरेज, इसमें आ जाता है कि अंडों को ठंडी और नमी वाली जगह पर रखें, तापमान लगभग 15 से 18 सेल्सियस हो, इन्हें 7 दिनों से अधिक स्टोर ना करें। और स्थिति पोजीशन में बताया गया कि अंडों को नुकीले हिस्सों को नीचे की ओर रखें। और पलटना बताया गया है कि यदि अंडे स्टोर किए जा रहे हैं तो उन्हें दिन में कम से कम एक बार पलटें ताकि जर्दी बीच में रहे। फिर बताया गया है कि सफाई, अंडों को कभी पानी से न धोएं और इससे सुरक्षा कवच नष्ट हो जाता है, इसे कपड़े से साफ करें। फिर उसके बाद आ जाता है रोग का नाम, इधर जो है आपको रोग के नाम मिलेंगे, टीका मिलेगा, वैक्सीन मिलेगी और उम्र मिलेगी और मार्ग मिलेगा। तो मोरेक्स के लिए HVT 1 दिन में और इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन के जरिए। और रानीखेत के लिए लसोटा या F1 और इसकी जो है समय होता है 5 से 7 दिन और मार्ग होता है इसका आंख नाक की बूंद। फिर उसके बाद आ जाता है गम्बोरो का होता है IBD इंटरमीडिएट और इसका समय होता है 12 से 14 दिन और पीने का पानी या बूंद। फिर उसके बाद आ जाता है फाउल पॉक्स, इसमें बताया गया फाउल पॉक्स, ठीक है, समय होता है इसका 6 से 8 सप्ताह और इसका जो मार्ग होता है वो होता है पंख के पास। फिर उसके बाद आ जाते हैं मुर्गियों में टीकाकरण कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि मुर्गियों में टीकाकरण वैक्सीनेशन उनके स्वास्थ्य प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य मुर्गियों को घातक संक्रामक रोगों से बचाना और फार्म की उत्पादकता बढ़ाना है। जिसमें आ जाता है मुख्य टीकाकरण तालिका की शेड्यूल, इसमें आ जाता है मुख्य बातें। सबसे पहला आता है शीत श्रृंखला, जिसमें आ जाता है टीका को हमेशा पर स्टोर करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है स्वस्थ पक्षी, जिसमें बताया गया है कि टीका केवल स्वस्थ मुर्गियों को ही लगाना चाहिए, बीमार पक्षियों पर यह प्रभावी नहीं होता है, बीमार पक्षियों पर यह प्रभावी नहीं होता है। फिर बताया गया कि समय, टीकाकरण आमतौर पर सुबह या शाम के समय में करना बेहतर होता है और नियमित टीकाकरण से मृत्यु दर कम होती है और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सेक्शन सी में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 की मुर्गियों में चिकने पॉक्स बीमारी के कारण होती है। किसके कारण होती है? मुर्गियों में फाउल पॉक्स, जिसे सामान्यतः चिकने पॉक्स कहा जाता है, जिसमें आ जाता है एविपॉक्स वायरस के कारण होती है। एविपॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक संक्रामक
संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों के काटने या संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में फैलती है। इसमें त्वचा पर चेचक जैसे दाने या घाव हो जाते हैं। फिर आ जाता है मुर्गी अंडे में डिश एवं योक डिश पाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मुर्गी के अंडे में मुख्य रूप से सफेदी एवं पीला योक पाया जाता है। और सफेदी का मतलब आ जाता है कि यह प्रोटीन से भरपूर होता है और योक का मतलब होता है कि इसमें वसा, फैट, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है। फिर आ जाता है CIR का पूर्ण नाम लिखिए या पूर्ण स्वरूप लिखिए। इसमें बताया गया है CIR का पूर्ण स्वरूप है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें बताया गया है कि इसे हिंदी में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है और कुक्कुट पोल्ट्री विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कलिंग टर्म को परिभाषित कीजिए। इसमें बताया गया है कि कलिंग का अर्थ होता है कि पशु या पक्षी समूह से उन जीवों को चुनकर अलग करना जो अनुत्पादक, बीमारी या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। जिसमें आ जाता है इसका मुख्य उद्देश्य झुंड की गुणवत्ता बनाए रखना, बीमारी फैलने से रोकना और चारे की बर्बादी कम करके लाभ बढ़ाना होता है। फिर इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि एक अंडा देने वाली मुर्गी को 75% अंडा उत्पादन पर ग्राम दाना आहार की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जिसमें बताया गया है कि एक अंडा देने वाली लेयर मुर्गी लेयर बर्ड को 75% अधिक अंडा उत्पादन होने पर प्रतिदिन लगभग 110 से 120 ग्राम संतुलित आहार दाना की आवश्यकता होती है। यह मात्रा मुर्गी की नस्ल और पर्यावरणीय तापमान पर भी निर्भर करती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप लोग जो है इन लिंकों के जरिए से टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल आप सभी पर जो है जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं इन पर क्लिक करके, ठीक है। और हो सकता है आपके पास किसी ने जो है इस PDF को सेंड किया हो, ठीक है, तो उसके लिए ये आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं लिंकों के जरिए। और आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।